estimation? Yes sir, estimation of ozone layer quantitatively कर लिया sir. Ozone thermodynamically unstable because delta is positive बताया था. क्या sir? Ozone is thermodynamically unstable. ये कौन लिखा है? देखो तो ozone में कहीं पर. Yes sir, ये लिखा है sir. ये भी ब्लीचिंग एजेंट ही है क्योंकि ऑक्सीडेशन की वजह से आयन आ जाता है. ब्लीचिंग एजेंट पढ़ाया था ना, इसको ब्लीचिंग एजेंट है, क्लोरीन भी है. Yes sir. ये भी ऑक्सीडेशन ब्लीचिंग एजेंट की तरह होगा. गर्मी साइड बैक्टीरिया से के मारने के लिए होगा. सर आपने ये यूजेस लिखवा दी सर. ब्लीचिंग एजेंट, जर्मिसाइड, डिसइंफेक्टेंट यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ KMNO4. लिखवा दिया सर. आपने कहा लास्ट पॉइंट अच्छा तो लिखा. सर लास्ट पॉइंट था डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, नाइट्रिक ऑक्साइड. ओके चलिए. आप SQ4 पढ़ाया नहीं? SQ4 पढ़ाया था सर? नहीं सर, यहाँ पर तो नहीं पहुंचे सर. ओजोन अभी तो चलिए. सल्फ्यूरिक एसिड चलिए लास्ट वन. सल्फ्यूरिक एसिड इसमें 5 categories. यस सर लिख लिया. अब इसके थर्ड ये है पैराग्राफ में सोचिए कैसा है इसके बात हो रही है. इसको जो मिला ना लगता है गैस चलिए क्या बताना होगा. चारों तरफ से ऐसे संसार के सर आप म्यूट है. तो मान लीजिए ये वाटर आपने डाला सूत्री जो था. यस सर. टेंस फ्यूम्स के फॉर्म में बना इसको. ये अच्छी तो ये अच्छे से नहीं बना. फ्यूम्स के फॉर्म में हमें नहीं चाहिए.
इसलिए केमिस्ट्री ने कहा कि आपको अगर बनाना है तो पहले H2SO4 लीजिए। जो खराब जैसे गंदे पानी को भी हम अच्छे पानी में इस्तेमाल करते हैं कि नहीं, उसको प्यूरिफाई। यस सर। वही आ लेके H2SO4 से पहले ओलियम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ओलियम। ऐसे इसको पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं, लेकिन ओलियम कहते हैं। यस सर। इस ओलियम का ओके सर। वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस कराइए, ये जो H2SO4 मिलेगा वो डिजायर्ड कंसंट्रेशन। अब सुनिए अच्छी से, आप किसी दुकान पर भी जाएंगे ना, H2SO4 को H2SO4 नहीं देगा, वो आपको देगा ओलियम। जैसे आप मार्केट से मैगी लाते हैं, मैगी में सुटेबल अमाउंट में वाटर या मसाला डालकर मैगी तैयार करते हैं, वही हाल है। किसी भी केमिकल की दुकान पे जाएंगे तो H2SO4 दो, वो आपको H2SO4 नहीं देगा, वो ओलियम देगा। और आप घर पर ओलियम लाकर उसमें हम वाटर सुटेबल अमाउंट पर डालकर बनाकर तभी H2SO4 बनेगा। जबकि ये भी रिएक्शन से H2SO4 बन रहा है, लेकिन ये जो बन रहा है डेंस फ्यूम में बन रहा है। हाँ, डेंस फ्यूम से बन रहा है। यहाँ पर फैक्ट्री में बनेगा, चारों तरफ अंधेरा अंधेरा हो जाएगा। इसलिए कहा गया कि आप H2SO4 मतलब ये कि H2SO4 बना रहे हैं, H2SO4 का इस्तेमाल करें। ये जो H2SO4 है इसका कोई यूज नहीं है, डिजायर्ड कंसंट्रेशन वाला H2SO4 नहीं है। ओलियम बनाइए फिर ओलियम का हाइड्रोलिसिस। मैंने वही बारह कहा, आपके लैब में भी जो H2SO4 रखा रहता है टेबल पर, बेसिकली H2SO4 डायरेक्ट आता नहीं, ओलियम ही के फॉर्म में आता है, उसको लैब टेक्नीशियन बना के आते हैं। यस सर, समझ आ गया। लिखिए सर। नेक्स्ट आए हैं, इसका स्क्रीनशॉट लें, जैसे फर्स्ट स्लाइड। स्क्रीनशॉट लें, इसके बारे में आइए। डायबेसिक मतलब जो H+ देता है। सर क्या सर? ये स्ट्रॉन्ग डायबेसिक एसिड है, H+ देता है। ओके सर। आवाज साफ सर आपके ना क्या सर? आवाज साफ नहीं आ रही मेरी? सर थोड़ा सा हवा की आवाज आ रही है पीछे आपके बैकग्राउंड में, शायद से पता नहीं, मेरे हो सकता है मेरे लिए ही हो सर। से आवाज साफ आ रही है आपको? यस सर, अब आई सर। स्ट्रॉन्ग डायबेसिक एसिड लिखना चाहिए। आप देखिए, और इसमें बात आएगी कि H2SO4 है आपके पास, H+ हुआ, H2SO4 माइनस आपके पास है, क्या है भाई? तो आपको मालूम है केमिस्ट्री में अपने सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ाता है आयनाइजेशन और डिसोसिएशन। 11th में आयनिक पढ़ा, इसमें पढ़ा सॉल्यूशन आयनाइजेशन कांस्टेंट को किए। केमिस्ट्री कहता है कि किसी भी एसिड में अगर 2 H+ हैं
पहला H प्लस आसानी से रिप्लेस होता है, इसलिए कहा जाता है AA वेरी ग्रेटर देन। इसका ये मतलब हुआ कि H2SO4 जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसमें ज्यादातर कंट्रीब्यूशन जो है ये पहले H प्लस के पास। सेकंड H प्लस खुद सोचो एनायन H प्लस आसानी से नहीं देता है। ये जो हम लोग पढ़ते भी हैं H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है फर्स्ट H प्लस। नॉट ओनली दिस एसिड, किसी भी एसिड में एक से ज्यादा अगर H प्लस है तो पहला H प्लस हमेशा बहुत ही आसानी से निकलता है। इसमें केमिस्ट्री ये भी कहता है, इसमें रिलेशन होता है कि स्ट्रेंथ ऑफ दिस डायरेक्टली एसोसिएशन एक्सपेरिमेंटल डेटा होता है उसकी बेसिस पर यहाँ पर कह दिया K1 ज्यादा, इसका मतलब पहला H प्लस आसानी से। समझ रहे ना मेरी बात? सबको समझ में आई है? यस सर। यस सर। CBSE में नॉट ओनली CBSE में अगर एक से ज्यादा H प्लस में तो पहला H प्लस बहुत सबसे आसानी से होता है। मतलब अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका मेन रीजन है पहले H प्लस की वजह से। क्या आप लोगों ने यहाँ तक लिख लिया? यस सर। ये पूछ सकता है मेरे साथ साथ डन सर। डन सर।
Done, sir. Carbon synthetic sulfur and concentrated explosive sulfur dioxide phosphorus है concentrated explosive phosphorus phosphoric acid sulfur dioxide Done, sir. Done, sir. क्लियर सारे लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. हमेशा concentrated explosive है ना ये तरीके से इस फॉर्म में भी surprisingly explosive होता है इस तरह और surprisingly भी है लेकिन बहुत नहीं targeting properties सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। तुम साथ बहुत डिस्टर्ब करते हो यार, क्या क्यों नहीं क्लियर आ रही है? इतना बोलते हो बीच बीच में तो अब सही है यार, आ जाती है कभी आदमी को लो हो जाता है, तुम तो इतना बोलते रहते हो। सब क्या करो, पेशेंस रखो। डिहाइड्रेटिंग फोकट अब आ रही है, हिंसिया वगैरह सबको अफान? Yes, sir. देखिए कंसंट्रेटेड स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग। डिहाइड्रेटिंग का मतलब ही होता है वाटर से एफिनिटी, वाटर को निकालना। as it has a strong affinity cross water. So we have such a strong additive and use water. Strong affinity to water to use. कंप्लीटेड ये वाला ना, ये स्लाइड लिख लिया आपने? यस Yes, sir. अब देखिए आपके पास है कितने लिखे गए, C12+22 सुक्रोज है, कार्बोहाइड्रेट भी है, कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। आपको एग्जाम में दे देगा, पता होगा।
इस तरह लिखा है तो समझ जाएगी यहाँ पर ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करेगा। वाटर को रखा है 22 है 11 बात आ रही है आपको। C6 है 12 है O6 से आप कॉन्संट्रेटेड आप डाल दीजिएगा 6 बनाएगा और ब्लैक दोनों ब्लैक इसको हम चेयरिंग एक्शन भी कहते हैं HARRIG। This is important. ये concentration support कार्बोहाइड्रेट से बॉन्ड करने कार्बन मतलब वही है ब्लैक सॉलिड ब्लैक काला ब्लैक। This is called chairing action of concentrated support. तो ये दोनों चारिंग एक्शन है या दोनों में कार्बन बन रहा है ना, दोनों में ब्लैक सॉलिड बन रहा है। अच्छा हो सकता है आपसे कार्बन दो कार्बन सल्फ्यूरिक एसिड को हम क्या कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड। ये क्या करेगा वाटर को हटा देगा जितने में एसिड को हटा देगा। बाकी देखो दो कार्बन है H2 बना देगा कैरिंग एक्शन में सिंपल डिहाइड्रेटिंग एक्शन है। इसी तरह अगर मान लो फेनोइक एसिड से कंसंट्रेटेड H2SO4 को डालोगे फिर यहाँ देखिए सारे वाटर है ये डिहाइड्रेटिंग एक्शन है। समझ बात आई? हाँ जाना चाहिए। यस Yes, सर sir. लिख लिया सर। आप लोगों ने लिख लिया? Yes, sir. डन सर। Yes, यस sir. सर। या मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर में इस्तेमाल होता है
पेट्रोलियम रिफाइनिंग में इससे पहले सल्फर डाइऑक्साइड में था, सल्फर डाइऑक्साइड मटेरियल सब जो होता है वो केमिकल जो पाया जाता है ना एक्सप्लोसिव, ये ना सारे लोग। यस सर। सर आज लेबोरेटरी रिएजेंट मतलब भी जैसे रिएजेंट जितने भी बनाए जाते हैं, एक्टोस्टोसोफोर का इस्तेमाल बहुत सारी जैसे टाइट्रेशन में आप करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में करते हैं, क्या कहते हैं उसको सॉल्ट एनालिसिस में इस्तेमाल नहीं करते स्टोसोफोर सब, वही वो लैबोरेटरी में जो भी आप एक्सपेरिमेंट करते हैं ज्यादातर बहुत सारे केसेस में हम लोग स्टोसोफोर का इस्तेमाल करते हैं। ओके ओके सर। टाइट्रेशन में भी तो स्टोसोफोर ही का इस्तेमाल करते हैं, टेनोफोर के साथ कलर लाते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। सॉल्ट एनालिसिस में भी डाइल्यूट स्टोसोफोर दोनों का इस्तेमाल होता है। तो ये लैबोरेटरी एजेंट का मतलब है कि आप लैब में भी ज्यादातर एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक लास्ट टॉपिक है एलोट्रॉप्स। आपको ग्रुप 15 का मैंने रिव्यू सिलेबस भेजा है क्या? नहीं सर। ग्रुप 15 में 3 कंपाउंड को उन्होंने हटा दिया है, उसमें से एक इम्पोर्टेंट है फॉस्फेट, बाकी PCl3 PCl5 तो मैंने बहुत की सारी बातें तो मैंने पढ़ाई किया, सिर्फ 2 रिएक्शन है वो मैं नोट्स में लिखा होगा, आप पढ़ना चाहेंगे पढ़ना, ठीक है? बोलिए। ओके सर। 16 में कुछ भी काटा नहीं है, 16 में सारे कंपाउंड जो हैं सल्फर ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड सल्फर। एलोट्रॉप्स 2 होते हैं, जिसको कहते हैं रॉन्गिन सल्फर। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पढ़ते हैं अब 17 में हम लोग पहुंचने वाले हैं। 15 का आधा भी टाइम नहीं लगा, बोलिए सही कह रहा हूँ? बोलिए 15 में तो बहुत ज्यादा टाइम लगा था ना? यस सर। इसी तरह घबराए नहीं। इसी तरह हेलो अल्केन ऑर्गेनिक पहले में एकदम अच्छे से पढ़ लीजिएगा, GC और हेलो अल्केन, इसी में समझाने में टाइम लगता है, सारी ऑर्गेनिक की ज्यादातर बातें पहली चैप्टर में आती हैं। 17 में और कम टाइम लगा, 18 तो एक ही दिन में हो गया। भी स्टार्ट होगी तो आप अपने घर का रूटीन 15 मिनट खरी के टाइम से एग्जैक्ट 15 हमारे दिन 2 पेज पढ़ते रहेंगे। ये सब ऐसा टॉपिक है कि याद हुआ आप खट से आंसर कीजिए 10 से कम। बोलिए सही कह रहा हूँ आया ना? जल्दी बताइए। सिर्फ माइंड में रखने के लिए जितना पढ़िएगा उतना, नहीं पढ़िएगा तो फिर आप भूलते रहिएगा, फिर आप कंफ्यूज होते रहिएगा। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में यही खेला ही है, रेगुलर क्लास नोट्स अच्छे से बना के उसी को पर डे पढ़ते रहिए और जो प्रैक्टिस सेशन है उसको करते रहिए। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। कोई यस। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक टफ ही नहीं है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तो टफ लगती है, हर दिन नहीं पढ़ेंगे, बस पेपर पर लिखने की प्रैक्टिस आपको एकदम जुबानी सब कुछ आ जाएगा अच्छे से। मोस्ट ऐसा से मोस्ट स्टेबल फॉर्म sulfur is rhombic sulfur.
ये रूम टेम्परेचर पर वाला ऑपरेटिंग सल्फर ऑब्वियसली इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, पोलर नॉन पोलर है, नॉन पोलर है, नॉन पोलर में डिसॉल्व होता है। आसान आसान फॉर्म से इस सब दोनों का फॉर्म पढ़ के नहीं जाएंगे तो पढ़ने में कोई टाइम लगेगा। सिर्फ एक 3 दिन लगातार पढ़ लीजिए। Done, sir. ये सारे लोग So 1 minute. इंसिया और अफान आपको जितना वीडियो लेक्चर ऑर्गेनिक का दिया गया वो सब देख लिया, नोट्स बना लिया? Yes, sir. अफान आप मैसेज कीजिए प्लीज, और फिर से देखिए उसको, फिर से सब लोग देख। हाँ प्लीज अफान, आप ही का फायदा होगा, आपके फायदे के लिए बोल रहे हैं, तो पढ़ते रहिए। 30 मिनट्स ऑर्गेनिक को देखिए, 30 मिनट्स इनऑर्गेनिक को देखिए, बस 1 घंटा कोचिंग के अलावा आप उस केमिस्ट्री को देखिए। 3-4 पेज पढ़ाई होती, कम से कम नोट्स ही को पढ़ लीजिए अच्छे से। नोट्स एकदम साफ सुथरा बनाइए, काम देगा। इंसिया बनाती हैं नोट्स अच्छे से? इंसिया Yes, sir. बनाती हैं अच्छे से, एकदम अच्छे से सीक्वेंस में? Yes, sir. बिलो, अच्छा यार ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिलो 369 रॉम्बिक सल्फर। अच्छा बताइए, अब आपको मैंने बताया था ना रूम टेम्परेचर पर कौन सा सल्फर स्टेबल है, बताइए सारे लोग मिलकर बताओ। तो rhombic sulfur. रॉम्बिक सल्फर, तो देखिए 25 से ये 25 का मतलब हुआ रूम टेम्परेचर 25, 27 भी लेते हैं। बिलो 369 ये रूम टेम्परेचर के करीब है, तो याद रखिएगा, याद रखने का तरीका रॉम्बिक सल्फर इज स्टेबल। तो सर इसके एबव करेंगे तो क्या होगा, देखिए एबव दिस, एबव 369 केल्विन ये क्या हो जाएगा, इट कन्वर्टेड टू बीटा सल्फर, कन्वर्टेड टू मोनोक्लिनिक सल्फर। Monoclinic sulfur. हाँ Okay, ये रिवर्सिबल होता है, मैं लास्ट में इक्वेशन दूंगा। याद रखने का तरीका कि रूम टेम्परेचर हो, तो अब देखिए दूसरा पॉइंट से ये साबित हुआ एबव 369 केल्विन मोनोक्लिनिक स्टेबल होगा। हाँ या ना जल्दी बता दीजिए आप लोग। Yes, Yes, sir. sir. हाँ, दोनों को रट के पढ़िएगा तो कंफ्यूज हो जाइएगा, इसलिए सारा पॉइंट सब समझ के कि भाई रूम टेम्परेचर पर है तो बिलो 369 तो आप याद रखिए, 369 के बिलो भाई रॉम्बिक ही होगा। एक को याद रखिए, बाकी अपना लाइन तो बहुत समझ में आ जाएगा। एबव 369 मोनोक्लिनिक सल्फर इज स्टेबल, अगर समझ के पढ़िएगा तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। बट बिलो दिस इट कन्वर्टेड टू रॉम्बिक सल्फर। ये रिवर्सिबल में रहता है। अल्फा सल्फर हेलो, Yes, sir. समझ आ गया. एक कंफ्यूजन,
आपके माइंड में क्वेश्चन आया सर ये तो बिलो और एबव समझ में अगर एग्जैक्टली 69 आए तो एट 369 का दो सल्फर आइसोटोप समझ में बात आई Yes. below this rhombic above this monoclinic इसी टेम्परेचर को इस टेम्परेचर इसको ट्रांजिशन टेम्परेचर रहेगा Yes, sir. Yes, sir. ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है सब देखिए एकदम छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बस पढ़ने की जरूरत है स्टूडेंट को जो नहीं पढ़ेंगे उनको हर आसान पॉइंट पे टच करना स्लाइड इसलिए था Yes, sir. लिख लिया. Done, sir. Done, sir. नेक्स्ट पेज पर टॉपिक डालिए 16 पूरा खत्म ग्रुप 17 हाइड्रोजन इसमें सारा पार्ट पढ़ा दिया कोई रिड्यूस सिलेबस में नहीं Done, sir. सब नॉन मेटल है Done, sir. ऑक्सीडेशन स्टेट में मैंने आपको डेट बताया था फॉर्मूला ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन प्लस याद है ना Be माइनस एक टू बी याद है वैलेंस Yes, sir. यस मालूम है फ्लोरीन always minus 1 69
-1 नहीं होता बहुत सारे आंसर। Done, sir. Done, sir. लिखिएगा नहीं है। साइज की इनवर्सली प्रोपोर्शनल बता रहा है आवाज नहीं आ रही है? हेलो। Yes, sir. अब आ रही है sir. आपकी Yes, एकदम sir. ठीक है। इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी, देखो इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी मैंने पढ़ाया था ना, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में क्लोरीन का ज्यादा नहीं, लेकिन क्लोरीन का ज्यादा याद है। कॉम्पैक्ट साइज की वजह से रिपल्शन हो जाता है, याद है 16 में ऑक्सीजन Yes, sir. सल्फर, Yes. 11th में ही पढ़ा, इसमें भी आपको पता है। Done, sir. सब लोग ने लिख लिया? और एवरीवन So 1 minute. मैंने जो वीडियो लेक्चर भेजा है और उसमें आप 27 मिनट से देखिएगा, उससे पहले का आप देख चुके हैं, ठीक है। 27 मिनट्स यानी इंडक्टिव अफेक्ट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। Okay, sir. मैंने लिख दिया मैसेज में, फिर भी आपको इंडक्टिव अफेक्ट से Okay, sir. Done, sir. इसी में आप किसी इलेक्ट्रॉन के लिए और से पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज घटती है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होता है। याद रखिए पूरे पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अपने अपने पीरियड में मैक्सिमम होती है। क्यों? सेकंड पीरियड में लास्ट में क्लोरीन, नियॉन को तो आप छोड़ दिए, इसका तो पॉजिटिव वैल्यू। थर्ड पीरियड में क्लोरीन है, क्योंकि हर पीरियड में ये सबसे छोटी साइज है अपने पीरियड में। तो आपसे पूछिएगा हाइड्रोजन है मैक्सिमम
value of electron being implanted in their respective period. समझ में बात आई? Yes, sir. हाँ. Done, sir. Done, sir. सबको समझ में भी आया कि नहीं? डन है, सबको समझ में आया? 11th में भी था. Yes, sir. सबको 11th में भी था शायद. तो जब कितना तो पढ़ हम लोगों ने कर लिया. देखिए 6 और बॉन्ड एंथैल्पी हम पढ़ा चुके हैं. बॉन्ड एंथैल्पी मैंने आपको बताया था या बॉन्ड एनर्जी. बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एनर्जी, वैल्यू, पोटेंशियल साइज. उसने ये भी लाइन लिखाया था कि अगर लोन पर सेकंड पीरियड पर होगा तो रिपल्शन हो जाएगा, बॉन्ड वीक हो जाएगा. याद है ये लाइन? Yes, sir. बहुत ही मशहूर है ये तो. सिर्फ सिंगल बॉन्ड है. ये तो हमारे केटेनेशन वाले में ग्रुप 50 में पढ़ाया नहीं था. इनके मुताबिक सेकंड पीरियड है, इसको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता, ये स्ट्रॉन्ग होता है. इसलिए ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा जरूरत है. CL2 के बाद PR इतना इम्पोर्टेंट है. CL2 का स्टूडेंट को अगर वो पढ़ के तो बुक में चले जाते हैं, हाँ भाई ऐसे ऐसे होता है. कंसेप्ट भी मैंने समझाया, लेकिन ओवरऑल ऑर्डर का है तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑर्डर ऑफ बॉन्ड सुना सारे लोग? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir.
Done, sir. Done, sir. देखिए ये सब समझाने में कितना टाइम लगा था, 15 मिनट। कितना जल्दी इसी तरह आप भी पढ़ेंगे, आपको कंसेप्ट कितना जल्दी जल्दी याद होने लगेगा कि आपको लगेगा नहीं। बहाना उसी को होता है जो बच्चे कुछ करते हुए, इसलिए सब एक एक चीज को कंसेप्ट होता है। 7 है मेल्टिंग पॉइंट बॉन्ड। देखिए मेल्टिंग पॉइंट के देखने के मैंने बताया था, सबसे पहले देखने की नेटवर्क है कि नहीं, आयनिक है कि नहीं, मेटालिक है कि नहीं, उसके बाद मॉलिक्यूलर। याद है सब कुछ? Yes, sir. इसमें तो कोई मेटल उटल है ही नहीं, कोई नेटवर्क है नहीं, ऑल आर नॉन मेटल, ऑल आर Yes. नॉन मेटल है। बस इसमें सारा चाहे बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट एक ही ऑर्डर होगा, मॉलिक्यूलर वेट रहेगा। यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट दोनों जो है मॉलिक्यूलर वेट के प्रोपोर्शनल। समझ रहे ना? ये ना यहाँ पर कोई Yes. नेटवर्क है, हाँ कोई नेटवर्क नहीं। Done, sir. Done, sir. अब आइए अब आइए कलर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए कलर का रीजन ये होता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो लाइट आती है, स्ट्राइक करती है, ये एक्साइटेशन में जाता है, फिर ये डी एक्साइटेशन। ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन एनर्जी रिलीज होती है जो आपकी आंखों पर पड़ती है, इसी वजह से कलर होता है। तो आपको मालूम है P5 सबकी कॉन्फ़िगरेशन P5 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो ही है। ऑल हैलोजेंस आर कलर्ड ड्यू टू absorption of energy in visible region, which results excitation of electron in higher energy level। वही है, इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एक्साइटेशन भी, एक्साइटेशन अगर जिसके अंदर है तो वो कलर होगा। यू अंडरस्टैंड एवरीवन? कलर का ऐसे डी एंड एफ ब्लॉक में तो कलर बहुत ज्यादा पड़ेंगे। तो कलर का रीजन क्या? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, उसके साथ साथ एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन। समझ में बात आई? Yes, sir. समझ आ Yes, sir. Done, sir. सब लोगों ने लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir.
F2 जो होता है ना, वेरिएंट होता है हल्का ही, जैसे जैसे बढ़ेंगे कलर की इंटेंसिटी बढ़ेगी, ग्रीनिश शेड या टू रेड Done, sir. Done, sir. कलर के बाद आइए ऑक्सीडाइजिंग पाउडर, देखिए ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन गेन करे। तो आपको मालूम है हाइड्रोजन सब इलेक्ट्रॉन गेन करता है, हाइड्रोजन को थोड़ा अच्छे से गेन करता है, इसलिए सब में एम्पलीफायर जल्दी से इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आना पसंद करता है। All hydrogen square amplified configuration, halogen readily accept electron and becomes a strong oxidizing agent. You understand everyone? Yes, sir. Yes. अब उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग पावर का साथ साथ लिखिए पहला Done, sir. Done, sir. अब आइए नेक्स्ट वन, ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर। सबसे ऑक्सीडाइजिंग पावर सर ये सब F2Cl2Br2 है ना अभी? ओके सर। क्लोरीन के बाद कौन ऑक्सीडाइजिंग पावर होता है, बता चुके बताओ सर। क्लोरीन के बाद बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? क्लोरीन। पीरियोडिक टेबल में कौन है? ओजोन। ओजोन 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 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा ओके सर। आफ्टर क्लोरीन, बताइए ना।
किया आप लोगों ने? यस सर। अब सुनिए, आपके माइंड में आएगा क्वेश्चन। शुरू करें। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन wasteland fluorine is strong oxidizing agent than तो आपको मालूम है ना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन का ज्यादा है, जल्दी बताएं। हाँ, यस सर। जब क्लोरीन अच्छे से गेन इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो फिर क्लोरीन पावरफुल जो भी है उसको दो तरीके से आप समझेंगे। पहले अपनी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन करके पूछता है। देखिए पॉइंट मेरा समझ में, पॉइंट ये समझ में आया कि ये सब जल्दी बताइए। हाँ जाना है? यस सर। तो आपको समझाना इसलिए आसान है कि आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर चुके हैं। सबसे पहली बात कि ऑक्सीडाइजिंग पावर मेजर्ड होता लिखना नहीं है, एक्वस स्टेट, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मेजर्ड होता है गैस में। देखिए दोनों का कंसेप्ट ही अलग अलग है कि नहीं, जल्दी बताओ सारे लोग मिलकर बताओ। आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं पढ़ा है SR की? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा वही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। किसी का इलेक्ट्रॉन गेन का, हाँ इलेक्ट्रॉन गेन करना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की पहचान है, लेकिन आप ये अगर कहेंगे कि जो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो ये गलत कंसेप्ट है। क्यों? ऑक्सीडाइजिंग पावर मेजर्ड होता है एक्वस स्टेट में, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मेजर्ड होता है गैसेस स्टेट में। दोनों का काम एक ही है, इलेक्ट्रॉन गेन करना, लेकिन देखिए एक एक्वस स्टेट में और एक गैस में, तो दोनों के कंसेप्ट अलग अलग है। इसलिए कहा गया कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है, इसका ये मतलब नहीं कि ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग है। सुना सारे लोग? हाँ या ना? यस सर। दूसरा कंसेप्ट कि SRP जो होता है ना बेसिकली वो डेल्टा एस टोटल के बराबर होता है। डेल्टा एस टोटल क्या होता है? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखेंगे नहीं, प्लस हाइड्रेशन। सर ऐसे ये कैसे हो गया? ये जो आप इलेक्ट्रॉन गेन, हम लोग जो SRP लिखते थे पहले F2 गैस में है उसको ब्रेक करना पड़ता है, F गैस में लाना पड़ता है, फिर F गैस में इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आता है, फिर F- का वाटर के साथ इंटरेक्शन होता है। इसलिए आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नहीं पढ़ते थे, एक्वस वगैरह लिखा रहता था। बोलिए हाँ या ना? बोलिए बोलिए यस। ये 3 एंथैल्पी का सम होके SRP मेजर होता है। सुन ले सारे लोग, क्या SRP सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पर डिपेंड है? नो, तीनों का सम ज्यादा। एक तो वो मैंने लॉजिक दिखा दिया कि ऑक्सीडाइजिंग पावर गैस एक्वस स्टेट, लेकिन ये स्कूल में नहीं लिखना। स्कूल में क्या लिखना, ये जो मैंने समझाया। और से सुन, SRP 3 किसी भी मार्क्स, किसी भी स्टूडेंट का एग्रीगेट मार्क्स डिपेंड करता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या बायो, तभी वो टॉप करता है। वही याद रखिए, SRP अगर ज्यादा है वो ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है। अब हम तीनों का कंपैरिजन करेंगे खुद को गौर से सुन। मान लो बॉन्ड एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है और हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर के साथ इंटरेक्शन। इंटरेक्शन क्या होता है? साइज के इनवर्स में पूछना। देखो फ्लोरीन में मुकाबला हुआ, और से सुनो, तो बॉन्ड एंथैल्पी तुम पढ़े हो ना, फ्लोरीन का कम है क्लोरीन का ज्यादा है। बोलो, पढ़े हो ना अभी? यस सर। यस सर। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कम है, क्लोरीन का ज्यादा, लेकिन हाइड्रेशन एंथैल्पी फ्लोरीन का इतना ज्यादा है कि तीनों का सम जो है होकर SRP फ्लोरीन में ज्यादा आता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल डेटा। वही पूछेगा कि ऑल्दो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस, व्हाई स्टिल फ्लोरीन इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? तो रीजन कहेंगे ड्यू टू लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एंड हायर हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन। 4 ऑप्शन देगा।
क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी Cl से कम है, फिर भी ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आप याद रखें, ऑक्सीडाइजिंग पावर एसआरपी पे डिपेंड करती है। एसआरपी तीन एंथैल्पी पे डिपेंड करती है, तीनों का सम जिसका ज्यादा होगा वही होगा। ये कहना कि जो इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन कर ले वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये कंसेप्ट रॉन्ग है। क्या मेरी बातें सबको अच्छे से समझ में आई? यस Yes. सर। ये कहेंगे, ये प्लीज डू पहले लिखिए इसको। डन सर। Done, sir. ये लिख लीजिए कि ये इससे ज्यादा ये भी इम्पोर्टेंट नॉलेज के लिए ऑक्सीडाइजिंग पावर सर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखा है ना? ओके बाय बाय थैंक यू आज इतना ही पढ़े नेक्स्ट क्लास में मुलाकात Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू